हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा कि आप यहां पर फोर्थ सेमेस्टर बीए इकोनॉमिक्स फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के साथ साथ 3 साल के लगातार पीवाईक्यू और बुक पीडीएफ नोट्स को देखेंगे। तो यहाँ पे आपको सिलेबस मिलेगा। आप सिलेबस में देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सिलेबस देखना ज़रूरी होता है। आप सभी फोर्थ सेमेस्टर में चले गए हैं तो आपके लिए यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस को जानना ज़रूरी है और उसको पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ेंगे तभी तो आप एग्ज़ाम में पास होंगे। तो यहाँ पर आपको फिर पीवाईक्यू भी जो है एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो पीवाईक्यू अगर एनालिसिस करेंगे नहीं तो आपको कैसा आइडिया होगा कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, पीवाईक्यू भी मिलेगा, इंपॉर्टेंट नोट्स भी मिलेगा, आपको सिलेबस भी मिलेगा और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो आप सभी धैर्य रखिए और डेली एक वीडियो आप सभी ज़रूर देखिए, क्योंकि और आप डेली एक वीडियो देखेंगे और उसका नोट्स बनाएंगे और खुद से क्वेश्चंस बनाकर एनालिसिस करेंगे तो आपके लिए यह बेटर होगा। तो आइए चलते हैं फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस को देखते हैं कि सिलेबस में क्या है। तो हमारे फोर्थ चैप्टर का नाम है मुद्रा, बैंकिंग एवं लोकवित्त। तो इस कोर्स का जो है टाइटल है वह नाम है, ठीक है, मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। हमें क्या करना है, फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। आपने जो है कि फर्स्ट सेमेस्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र, सेकेंड सेमेस्टर में मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र और थर्ड सेमेस्टर में आप सभी ने हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट्स जो है पढ़ा, ठीक है, आर्थिक विचारों का इतिहास पढ़ा। ठीक, अब फोर्थ सेमेस्टर में आप सभी क्या पढ़ेंगे, मुद्रा, बैंकिंग एवं लोकवित्त, मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। फिर उसके बाद आप फिफ्थ में आप क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, प्रारंभिक सांख्यिकी पढ़ेंगे और उसी के साथ साथ आप आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास जो है पर्यावरणीय आर्थिक विकास को के बारे में पढ़ेंगे। फिर सिक्स सेमेस्टर में आप सभी यूपी के और भारतीय के उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे और उस साथ में ही आप एथिक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एथिक्स के साथ साथ आप एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी पढ़ना होगा। तो यहाँ पे आप सभी जो भी सेकेंड सेमेस्टर तक इकोनॉमिक्स पढ़ा, ठीक है, अभी तो फिलहाल आप सभी जो 2024 वाले के जो बैच है 23 वाले हैं, तो वो लोग क्या है कि फोर्थ सेमेस्टर तक अब आप फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर तक आप कोई 2-3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप जब थर्ड ईयर में जाएंगे तो आपको एक सब्जेक्ट छोड़ना होगा। तो जो भी सब्जेक्ट आप सभी में इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर तक पढ़ के छोड़ रहा है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नहीं छोड़ेगा, थर्ड ईयर तक पढ़ेगा, तो उसे पूरे अच्छे से इकोनॉमिक्स पढ़नी है ना। ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आप यदि पढ़ेंगे तभी आप इसमें सफल होंगे ना। तो आपके जो फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स का लेवल है वह थोड़ा अप हो जाएगा, उसमें आपको थोड़ा मेहनत करनी है, क्योंकि आपका एलिमेंट्री स्टैटिक्स हो जाएगा, उसके जगह डेमोग्राफी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाता है। उसमें 3 पेपर होते हैं जिसमें से आपको एक कंपलसरी होता है, 2 में से कोई एक चूज करना होता है आपको। तो जो भी थर्ड ईयर में पढ़ना चाहता है इकोनॉमिक्स, तो वो पहले से ही तैयारी रखे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में जितना जो पढ़ा, सेकेंड ईयर में जो पढ़ा, सबको अच्छे से एनालिसिस करके ही थर्ड ईयर में पढ़े, तभी उनके लिए बेहतर होगा। और थर्ड ईयर में यदि पढ़ रहे हैं आप सभी, तो आप यदि आगे की पढ़ाई हाई एजुकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में अगर आप कुछ करेंगे तभी आपका कुछ होगा। और इकोनॉमिक्स में जो है कि जो है इकोनॉमिक्स में कई सारे ऑप्शंस होते हैं। आप अगर पढ़ लिए, थोड़ी सी भी मेहनत कर लिए, तो इसमें बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट मिल जाती है। आप सभी अच्छे से इसमें हो सकते हैं आगे के लिए सक्सेसफुल, ठीक है। तो आगे देखेंगे यहाँ पर कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं सिलेबस को देखते हैं। तो सिलेबस में आपका दिया है कि बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर फोर्थ कोर्स कोड ये आपका है मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे
पूरा डिटेल में आपको बता रखा है कि 75 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा और 25 नंबर इंटरनल मार्किंग होगी। मिनिमम मार्क्स जो है 40 होने चाहिए, 40 नंबर आपके मिनिमम मार्क्स हैं पासिंग के लिए, ठीक है। तो क्रेडिट जो है 6 होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स यहाँ पे आपको बताए गए हैं इस तरीके से। फिर एक एक यूनिट को देखेंगे और एक एक यूनिट देखने के बाद हम इसी के साथ इसके चैप्टर वाइज भी देखेंगे और उसमें चैप्टर वाइज हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप सभी जिसमें भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं। तो यहाँ पहले आपका इंग्लिश में दिया है, तो इसे हम इंग्लिश में यूनिट वाइज एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। उसके बाद चलेंगे हम आगे देखेंगे चैप्टर वाइज और साथ में ही आपको यहाँ PYQ प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। और PYQ के साथ साथ आपको 1000+ MCQ क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इंपॉर्टेंट नोट्स आपको हाईलाइटेड बताए जाएंगे, आप सभी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल में आपको बुक की नॉलेज मिलेगी, क्योंकि जो है बुक सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो यह एक मेरी पहल, मेरी तरफ से एक हेल्प है और आप सब भी मेरी मदद करिए, ठीक है। आप ही लोगों के वजह से हमें क्या है, एक खुशी होती है और एक एक्साइटमेंट होती है कि हाँ थोड़ा सा हम भी मेहनत करके कुछ करें, ठीक है। और आपको एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करके दें, क्योंकि क्रिएट करना ही बड़ी बात नहीं होती है। उसके लिए जो है पूरे मटेरियल्स भी क्या करने होते हैं, कंटेंट भी इकट्ठे करने होते हैं, ठीक है। क्रिएशन में तो टाइम लगता ही है, साथ में कंटेंट इकट्ठा भी करना होता है। तो थोड़ी आप सबकी उम्मीद से ही हम लोग भी अपनी उम्मीद जुड़े हुए हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे चैनल पर विजिट किया है। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली 2 वीडियो 3 वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी, जिसे आप सभी देखिए, ठीक है। नोटिफिकेशन अगर आएगा तो आप सभी क्या करेंगे, उसे देखेंगे, वरना ऐसे ही छोड़े रहेंगे। जब एग्ज़ाम पास आएगा तो फटाफट देखेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला यूनिट दिया है मनी कॉन्सेप्ट, फंक्शन, मेजरमेंट, थ्योरीज ऑफ मनी सप्लाई, डिटर्मिनेशन। तो इसके बारे में, मनी के बारे में, मुद्रा क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। मुद्रा के कार्य क्या होते हैं उसे हम पढ़ेंगे और मुद्रा मापक के प्रकार के किस तरीके से हम मुद्रा की माप करते हैं वह हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मुद्रा की पूर्ति जो होती है उसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे मुद्रा की पूर्ति होती है। फिर सेकेंड यूनिट में देखेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केट्स, इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल इनोवेशन। उसके बाद फाइनेंशियल, वित्तीय संस्था को देखेंगे, फिर बाजार को देखेंगे, वित्तीय बाजार को देखेंगे, इसके इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ठीक है। फिर फाइनेंशियल इनोवेशन, जो वित्तीय बाजार के संकल्पनाएं हैं उनके बारे में हम देखेंगे। इसी के अंतर्गत रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एडवर्स सेलेक्शन एंड मोरल हज़ार्ड, फाइनेंशियल क्राइसिस, इसके बारे में देखेंगे। फिर है बी है मनी एंड कैपिटल मार्केट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, रोल ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड अदर इनोवेशन, इसके बारे में देखेंगे। और यहाँ पर आपको जो है पार्ट 1 पार्ट 2 करके दे रखा है। तो पूरे यह जो आपका 4th सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, थोड़ा बड़ा सिलेबस है और बहुत ही आसान सा सिलेबस है। आप सभी इसके कुछ ऐसे पॉइंट है, ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप डेली लाइफ में आप सभी जानते हैं, यूज करते रहते हैं, ठीक है, उसके बारे में है ना। तो यहाँ पे 3rd यूनिट आपका दे रखा है। 3rd यूनिट क्या है, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। डिटर्मिनेशन सोर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, डिफरेंशियल थ्योरीज टू टर्म्स, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट इन इंडिया, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक। विनिमय दर के बारे में हम यहाँ पर, इंटरेस्ट रेट जो होता है विनिमय दर होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, चौथा है यूनिट 4th बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम। तो यहाँ बैंकिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे, बैलेंस शीट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। फिर है बी है इंडियन बैंकिंग सिस्टम, चेंजिंग रोल एंड स्ट्रक्चर, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। फिर सी है सेंट्रल बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी को देखेंगे। इसी के अंतर्गत फंक्शन, बैलेंस शीट, गोल्स, टारगेट, इंडिकेटर एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल, मॉनेटरी मैनेजमेंट इन
ओपन इकोनॉमिक, करेंट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो इन सब के बारे में देखेंगे। अब पार्ट 2 में आप देखेंगे पार्ट 2 में कि यूनिट 5 नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, mention between private and public finance, public goods versus private goods, the principle of maximum social advantage, market failure, role of the government, इसके बारे में हम देखेंगे। यूनिट 6 में देखेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर, मीनिंग, क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, कैनन्स एंड effect of public expenditure, trends in public expenditure and cases of growth of public expenditure in India, इसके बारे में देखेंगे। यूनिट 7 देखेंगे टैक्सेशन, सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, टैक्सेशन मीनिंग देखेंगे, कैनन्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस देखेंगे, डिवीजन ऑफ टैक्स बर्डन, द बेनिफिट एंड एबिलिटी टू पे, अप्रोचेस, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस, टैक्सेबल कैपेसिटी, इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टैक्स सिस्टम, इसके बारे में देखेंगे। अब हम इसके बाद लास्ट यूनिट 8 देखेंगे। इसके बाद हम हिंदी इंग्लिश दोनों में चैप्टर्स को देखेंगे, यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो फिजिकल पॉलिसी जो है, वित्तीय जो पॉलिसी होती है उसके बारे में देखेंगे, वित्तीय नीति। उसके बाद है कंपोनेंट, इंस्ट्रूमेंट, ऑब्जेक्ट, रोल ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन डेवलपिंग कंट्रीज, बजट, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट बजट, सोर्स, इन सब के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे एक्स्ट्रा। तो आगे चलिए देखते हैं चैप्टर 1 यहाँ पर आपका क्या दिया है कि पहले पार्ट में हम मुद्रा एंड बैंकिंग में देखेंगे। पहले पार्ट में पहला चैप्टर जो है मुद्रा, अवधारणा तथा कार्य, मनी कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन के बारे में देखेंगे। सेकंड चैप्टर मुद्रा पूर्ति की अवधारणा, माप तथा निर्धारण के सिद्धांत, कॉन्सेप्ट, मेजरमेंट एंड थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई डिटर्मिनेशन, ठीक। आगे देखेंगे थर्ड वित्तीय संस्थान, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में देखेंगे, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे वित्तीय बाजार, फोर्थ चैप्टर। तो इन सब के सभी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, तो आप सभी एक क्वेश्चंस जो है खुद से बनाइए, खुद से थोड़ा सा पढ़िए और खुद से नोट्स करिए। यहाँ पर आपको मैं बस एक्सप्लेन करूँगी और आपको PYQ और MCQ प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक। तो चैप्टर नंबर 5 है असममित सूचना की समस्या, प्रतिकूल चयन तथा नैतिक आपदा, प्रॉब्लम्स ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एडवर्स सिलेक्शन एंड मोरल हजार्ड जो होता है वह क्या होता है, आपदा होती है, ठीक है। जैसे कोई भी प्राकृतिक आपदा आपके यहाँ आ सकती है, तो उसके प्रभाव यहाँ पर आपको बताए जाते हैं, ठीक है। 6th है वित्तीय संकट, फाइनेंशियल क्राइसिस। 7th चैप्टर है मुद्रा बाजार, मनी मार्केट। फिर है पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। आगे नेक्स्ट देखेंगे वित्तीय डेरिवेटिव्स की भूमिका, रोल ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। फिर है बैंक स्थिति का वितरण, बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक, पोर्टफोलियो प्रबंधन, भारतीय बैंकिंग प्रणाली, संरचना तथा बदलती भूमिका, इंडियन मार्केटिंग सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड चैलेंजिंग रोल। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। इसके बाद पार्ट 2 के बारे में देखेंगे, पब्लिक फाइनेंस के बारे में, क्योंकि यहाँ पर आपका मनी एंड बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस, यहाँ पे 3 चीज़ें आपके एक साथ जुड़ी हुई हैं, मनी, फिर बैंकिंग, फिर पब्लिक फाइनेंस। तो मनी बैंकिंग एक साथ हम यहाँ पे पार्ट 1 को देख लिया। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पे 13 है बैंकिंग क्षेत्र सुधार, बैंकिंग सेक्टर्स रिफॉर्म्स। फिर है केंद्रीय बैंक एवं उसके कार्य, सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन। हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन सा है, आप सभी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है वह कौन सा है। स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक कई सारे हैं, तो स्टेट बैंक कई सारे हैं पर सेंट्रल बैंक एक ही है। तो आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में कि हमारे देश का, भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा है, उसका नाम बताइए और इसकी स्थापना कब हुई थी, यह भी आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है। यदि आपको ना पता हो तो भी कमेंट करिए कि नहीं पता, ये पता है तो आप ज़रूर बताइए, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊँगी ज़रूर। आगे नेक्स्ट देखिए मौद्रिक नियंत्रण के उद्देश्य, संकेतक तथा उपकरण, गोल्स, इंडिकेटर एंड
इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल। फिर है नेक्स्ट, एक खुली अर्थव्यवस्था में मौद्रिक प्रबंधन, भारत की वर्तमान मौद्रिक नीति कैसी है यह आपको बताना है। फिर ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट क्या है इसके बारे में आपको बताना है। आगे नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आप अब पार्ट टू में हम देखेंगे लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस के बारे में देखेंगे, लोक वित्त के बारे में। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, लोक वित्त का अर्थ एवं क्षेत्र तथा लोक वित्त एवं निजी वित्त में भेद। आगे नेक्स्ट चैप्टर, सार्वजनिक वस्तुएं बनाम निजी वस्तुएं, पब्लिक गुड्स वर्सेस प्राइवेट गुड्स के बारे में हम देखेंगे। ठीक, आगे नेक्स्ट देखेंगे थर्ड, अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत को देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, बाजार विफलता, मार्केट फेलियर्स, सरकार की भूमिका, रोल ऑफ गवर्नमेंट, लोक व्यय, अर्थ उद्देश्य सिद्धांत एवं वर्गीकरण देखेंगे। फिर 7th, लोक व्यय के प्रभाव को देखेंगे। फिर 8 चैप्टर आपका दिया है लोक आगाम के स्रोत को देखेंगे, सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। 9 है करारोपण, आशय उद्देश्य एवं सिद्धांत को देखेंगे। 10 है कर प्रकार एवं वर्गीकरण। तो आप सभी को एक बार फिर से आप बता दे रहे हैं कि बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 साल के लगातार PYQ कराए जाएंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स दिए जाएंगे और जो है एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको यदि PDF की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको PDF भी फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं कर भार का वितरण या करारोपण में न्याय की समस्या। नेक्स्ट है कराघात, कर का दबाव, करापात, कर भार और कर पर विवर्तन। और आपकी जो इस टाइम जो है अब मार्च आपका ख़त्म हो गया है, होने वाला है, अप्रैल शुरू हो रहा है, तो गर्मी की जो है वह टेम्परेचर जो है वह अब धीरे धीरे लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप सभी अपने से एक बार सोचिए, आप लोग ग्रेजुएशन में आ गए हैं, इतने पढ़े लिखे हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, आप सभी को खुद समझना चाहिए कि हमें यहाँ अगर जीवन जीना है अच्छे से तो हमें ऑक्सीजन, भोजन की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, पानी, भोजन और ऑक्सीजन। तो जब हमारा एनवायरनमेंट ही सही नहीं रहेगा, हमारा वातावरण ही शुद्ध नहीं रहेगा, तो हम इस वातावरण, इस पर्यावरण में कैसे जी सकेंगे बताइए। तो आप सभी एक पेड़ जरूर लगाइए, अपने घर के सदस्यों से सभी से एक एक पेड़ लगवाइए और सबकी एक छोटे बच्चे की तरह सभी पेड़ों का देखभाल करिए जब तक वह बड़ा ना हो जाए। ठीक है, तो आप सभी को यह एक काम करना है, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारे पेड़ लगा चुकी हूँ और हर साल 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 पेड़ ऐसे लगाती रहती हूँ, ताकि अगर एक पेड़ सूखे भी तो दूसरा पेड़ जो है हमें अच्छा, जो आपका पेड़ होता है, पौधा होता है, वह आपको ऑक्सीजन के साथ साथ आपको लकड़ी देता है, आपको फल देता है, फूल देता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, आप हवा देता है, छाँव देता है। एक पेड़ से काफ़ी कुछ मिलता है आपको। तो आप अपने घर के आसपास एक पेड़ ज़रूर लगाइए। ठीक है, आप सभी रोड के बगल में भी क्या है कि पेड़ लगा सकते हैं। सरकार जो है रोड के बगल में पेड़ लगवाती है, पर जो लगाने वाले पेड़ होते हैं वह लगा कर चले जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं और वह सारा पेड़ जो है सूख जाता है रोड के किनारे का। तो हमारे गांव के साइड रोड के किनारे लगे हुए थे कुछ पेड़, जो कि जो लगाने वाले थे वो उन्होंने बस 1 दिन लगाया, 2 दिन पानी दिया, उसके बाद गायब हो गए, दिखे ही नहीं। तो सारे पेड़ जो है वह सूख चुके थे और यहाँ पर डेली उसे देख रेख करनी है। तो आप बस 5 मिनट डेली उसे दे दीजिए शुरुआत में, फिर जब जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा वो खुद ही अपना सब कुछ करने लगेगा। ठीक है, तो आप सभी ज़रूर एक बात मेरी समझिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। ऑक्सीजन जो है वह जो हमारी वायु है वह प्रदूषित होती जा रही है, जल भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बारिश तभी संभव है जब वन अधिक से अधिक वन हो, पेड़ पौधे हों, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो वाष्पीकरण में बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं और फिर उसके बाद वर्षा का भी की संभावना अधिक होती है और पेड़ पौधे से हमें बहुत सारी चीज़ें जो है मटेरियल्स हमें मिलते हैं हमारे
स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ठीक, और आप सभी थोड़ा पानी ज़्यादा पीजिए क्योंकि गर्मी का समय आ गया है। अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए। आगे देखेंगे। चलिए आपका ज़्यादा वक्त न लें क्योंकि पर्यावरण पे मेरे हर एक वीडियो लेक्चर में आपको एक मिनट का पर्यावरण पे लेक्चर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैं अपनी बातें सब तक पहुंचाना चाहती हूं, क्योंकि कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता है। बड़े से बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े से बड़े लोग हैं, बड़े से बड़े मोटिवेशन करने वाले हैं, पर कोई बात जो है पूरा मतलब कि एक शुरुआत स्टार्टिंग से पूरे एंड तक वह बात नहीं जा पाती है। शुरुआत में बस 1-2 दिन हाँ अच्छा ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं होगा, उसके बाद सभी अब लोग मतलब कि अपना वो रूटीन ही बदल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, डेली करना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपका। नेक्स्ट है कि कराधान क्षमता, टैक्सेबल कैपेसिटी, फिर कर आरोपण के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन, फिर जो यहाँ पर आप सबने देखा कि कर के प्रकार, कर के भार वितरण का या कर आरोपण से न्याय की समस्या, यहाँ पर आप सबने देखा। आगे नेक्स्ट देखेंगे अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं, फिर राजकोषीय नीति, फिर भारत सरकार का बजट ढांचा, केंद्रीय सरकार के आय, आगम एवं व्यय, भारत में सार्वजनिक आय एवं व्यय, फिर उसके बाद देखेंगे राज्य सरकारों के आय एवं व्यय, फिर भारत में प्रमुख कर सुधार, फिर भारत में संघीय वित्त व्यवस्था, फिर वित्त आयोग, फिर स्थानीय निकायों की वित्त व्यवस्था। तो आप सभी मेरी बात समझ आ गई होगी। आप सभी से बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये आपके लिए ही लाभदायक है। ठीक है, आप यदि करेंगे ऐसे पेड़ लगाएंगे तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब कोई कहेगा कि मेरे घर के बगल में तो ज़मीन ही नहीं बची है, कहाँ लगाया जाए। तो आप सभी ज़रूरी नहीं है कि पेड़ ही सिर्फ लगाएं, आप गमले में आप एक छोटे से फूल वाले पौधे वगैरह भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।